हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द मैन ऑफ द क्राउड, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है और इसको लिखने वाले हैं एडगर एलन पो। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ा था तो मुझे भी बहुत मज़ा आया था। तो हम स्टार्ट करते हैं राइटर के इंट्रोडक्शन से। एडगर एलन पो जो बॉर्न हुए 19 जनवरी एंड 1809 और इनकी डेथ डेट है 7 अक्टूबर 1849। ये एक अमेरिकन राइटर है, पोइट है, लिटरेरी क्रिटिक है, एडिटर है और सेंट्रल फिगर ऑफ रोमांटिसिज्म है। चूंकि ये रोमांटिसिज्म का यहाँ पे वर्ड आया तो मुझ पर ये लाजमी हो गया कि मैं आप लोगों को बताऊं कि रोमांटिसिज्म क्या थी, किसके ये सेंट्रल फिगर हैं। बेसिकली रोमांटिसिज्म एक अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट थी जो कि 1830 से 1870 तक चली और इसका जो मेन फोकस था वो इंडिविजुअलिज्म पर था। ग्रोथ हुई वहाँ पे उस मूवमेंट के दौरान, इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ हुई, इमेजिनेशन की हुई और इन सब से बढ़ के डिवेलपमेंट ऑफ लिटरेचर हुई। लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई इस मूवमेंट के दौरान। ये एक अर्लीस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी की अर्लीस्ट प्रैक्टिशनर है ये। और इसके अलावा ये एक इन्वेंटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन है, डिटेक्टिव फिक्शन के इन्वेंटर हैं। तो अगर ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि इन्वेंटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन कौन है तो आप लोगों ने बताना है कि एडगर एलन पो। इसके मेन थीम्स ऑफ राइटिंग जो है वो है लोनलीनेस, बिजी सिटी लाइफ, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द क्राउड। ये इसके मेन थीम्स हैं। तो नेक्स्ट इज मोस्टली राइटिंग्स बेस्ड ऑन डिटेक्टिव फिक्शन। इन्होंने डिटेक्टिव फिक्शन के इन्वेंटर हैं तो इनकी मोस्टली जो राइटिंग है वो बेस करती हैं डिटेक्टिव फिक्शन पे। ही इज मोस्टली फेमस फॉर हिज टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड मैकेबर। मिस्ट्री एंड मैकेबर इनका एक वर्क है। टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड मैकेबर ये इनका एक फेमस वर्क है, इसकी बेस पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ही यूजेस हॉरर, स्टायर, ह्यूमर एंड होएक्सेस। ये हॉरर वगैरह यूज़ करते हैं, स्टायर, ह्यूमर एंड होएक्सेस। चूंकि यहाँ पे होएक्सेस का लफ्ज़ न्यू आया है इसलिए मैं आप लोगों को इसका मतलब बता देती हूँ। होएक्सेस होता है कि राइटर फैब्रिकेट द टेक्निक ऑफ फॉल्सहुड विद ट्रूथ। कि राइटर जब तैयार करता है कोई भी वर्क और उसमें फॉल्सहुड और ट्रूथ को वो मिला के यूज़ करता है तो वो होएक्सेस का यूज़ कर रहा होता है वो राइटर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं करेक्टर्स को। इसमें फर्स्ट करेक्टर जो है वो आ जाता है द नरेटर। द नरेटर इसमें एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है, एक ऑब्जर्वर होता है और कमेंटिंग पास, वो थोरोफेयर वहाँ से लोगों को गुजरते हुए देख रहा होता है और उन पे कमेंट पास कर रहा होता है वो। ही सीज हिज रिफ्लेक्शन इन ओल्ड मैन एंड चेज हिम। वो ओल्ड मैन में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और उसका पीछा करता है और ओल्ड मैन में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ और कोई ऐसी अच्छी चीज़ उसे लगती है जो कि उसका पीछा करने पे मजबूर कर देती है। तो नेक्स्ट करेक्टर जो हमारा है द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इसके गिर्द ही सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही होती है। ये एक 65 to 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन है। ही लिव्स इन क्राउड, हमेशा ये जो है क्राउड में रहना पसंद करता है। नरेटर जो होता है इसका स्टोरी में पीछा करता है और चूंकि ये एक डिटेक्टिव फिक्शन है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ डिटेक्टिव फिक्शन क्या होती है। डिटेक्टिव फिक्शन में एक डिटेक्टिव एजेंट होता है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है किसी क्राइम को। साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है या सुपर नेचुरल एलिमेंट को। इसमें भी नरेटर है जो कि इस ओल्ड मैन का पीछा करता है और उसे एंड पे पता यही चलता है कि ये एक मैन ऑफ द क्राउड ही है, क्राउड में हमेशा पसंद करता है रहना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं समरी को। ये एक मिस्टीरियस और डिटेक्टिव स्टोरी है, डिटेक्टिव स्टोरी है और नरेटर जो है शुरू में बात करता है जर्मन बुक की जो कि खुद इजाज़त नहीं देती है कि उसे पढ़ा जा सके क्योंकि वो टफ होती है, उसे पढ़ना इतना आसान काम नहीं होता और हर बंदा उसे रीड नहीं कर सकता है। एक जर्मन बुक का नरेटर जो इस स्टोरी को नरेट कर रहा होता है वो इस एक जर्मन बुक की बात करता है। तो हमारी दफ़ा जब मेरे पेपर हुए थे तो एक एमसीक्यूज आया था कि कौन सी बुक का नरेटर रेफरेंस देता है, तो वो जर्मन बुक का रेफरेंस देता है कि जर्मन बुक खुद इजाज़त नहीं देती है कि उसे पढ़ा जा सके, उसे रीड किया जा सके। नरेटर जो होता है वो एक डिजीज के बाद रिकवर होता है
जब वो रिकवर होता है ना तो वो हर एक चीज में बड़ी ही ना दिलचस्पी ले रहा होता है। नरेटर आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम ए सीरियस डिजीज पासिंग थ्रू द कॉन्वल्सेंस, वो क्या है वहां से रश में चला जाता है और वहां पे बैठ जाता है। ही वॉज फीलिंग अ न्यू जॉय इन एवरी एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट ले रहा होता है। मेयरली टू ब्रीथ वॉज इंजॉयमेंट, उसके लिए इवन सांस लेना भी खुशी का बायस होता है। तो वो क्या है, नरेटर जाके डी कॉफी हाउस पे बैठ जाता है और वहां पे लोगों को गुजरते हुए देख रहा होता है। नरेटर सून एब्जॉर्ब लुकिंग एट देम, वहां से गुजरते हुए लोगों को देखता है, क्राउड को देखता है। क्राउड वहां से गुजर रहा होता है ना डी कॉफी हाउस के पास से, उनमें डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पर्सन होते हैं जो कि गुजर रहे होते हैं। उनमें सीनियर और जूनियर क्लर्क गुजर रहे होते हैं, उसमें पिक पॉकेट्स होते हैं, गैम्बलर्स होते हैं, और इसके अलावा सोल्जर्स होते हैं, उसमें जो पैडलर्स होते हैं, स्ट्रीट बैगर्स, इवन कि वहाँ से हर एक प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले लोग गुजर रहे होते हैं। देयर वर मोडेस्ट यंग गर्ल्स एंड वेल पेंटेड लेडीज, वहाँ से लेडीज वगैरह भी गुजरे होती हैं। तो बैलेड मॉन्गर्स और रैग्ड आर्टिजन्स वो भी गुजरे होते हैं। नरेटर बिकेम मोर डीपली इंटरेस्टेड इन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट पर्सन, वो डिफरेंट लोगों की ऑब्जर्वेशन करता है उनके ड्रेस से उनको पहचानता है, जो कि थोरोफेयर वहां से जो लोग गुजर रहे होते हैं। अचानक उसकी आईज जो होती हैं वो फिक्स्ड हो जाती हैं एक ओल्ड मैन पे। ओल्ड मैन जो कि 65 टू 70 ईयर्स होता है, एक मुर्दा उसका जिस्म लग रहा होता है, एक ओल्ड मैन होता है। तो ओल्ड मैन की कोई ऐसी चीज नरेटर को अट्रैक्ट करती है जो कि उसे उसकी तरफ, ओल्ड मैन की तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। It was such a strange face which at once arrested the narrator's whole attention. An account of the absolute idiosyncrasy of its expression. His face resembled a horrible find. The narrator noticed different traits at his face: vast mental power, caution, avarice, coolness, malice, bloodthirstiness, excessive terror, intense despair. तो नरेटर जब ओल्ड मैन के फेस की तरफ देखता है तो उसे ये सारे ट्रेड्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक नजर आती हैं जो कि उसे उस ओल्ड मैन की तरफ देखने पर मजबूर करती हैं। वास्ट मेंटल पावर, उसके लालच उसके चेहरे पर होता है, एक कूलनेस भी होती है। नरेटर जो होता है बहुत ही हैरान होता है एक ही टाइम पे, और फैसिनेटेड भी होता है, उसे अच्छा भी लगता है क्योंकि वो ओल्ड मैन सारे क्राउड से ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहा होता है, तो वो उसका पीछा करता है। ही वांटेड टू नो मोर अबाउट हिम, नरेटर जो होता है ओल्ड मैन के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहता होता है, वो उसका पीछा करता है। तो क्या है, ओल्ड मैन जो है वहां से चल रहा होता है, क्राउड में चल रहा होता है, तो वो अचानक ही गायब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद नरेटर उसे फाइंड आउट कर लेता है। उसके क्लोथ जो थे, उसके फिट क्लोथ थे ओल्ड मैन के, उसके क्लोथ के साथ उसने डायमंड और एक डैगर पहन रखा था। डायमंड और डैगर यहाँ पे सिंबोलिज्म यूज किए हैं राइटर ने। तो डैगर जो होता है ये रेफर कर रहा होता है डेंजर को, यानी कि बैड साइड ऑफ द मैन। और डायमंड रेफर टू हिज पर्सनैलिटी, गुड साइड को रेफर कर रहा होता है। इट इज ड्यूल नेचर ऑफ एवरी पर्सन, एंड डायमंड एंड डैगर रेफर गुड एंड बैड और साइड ऑफ द करेक्टर, कि करेक्टर की गुड साइड भी है और बैड साइड भी है, जो कि मजबूर करती है नरेटर को उसका पीछा करने पे। ओल्ड मैन जैसे ही क्राउड से गुजर रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है कि अचानक फोग आ जाती है और फोग के बाद बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन ओल्ड मैन जो है ना, किसी भी चीज की परवाह किए बगैर बिना किसी रीजन के गुजरता जा रहा है। कभी वो फोग से, रेन से होके गुजरा है, लेकिन रेन की उसने कोई केयर नहीं की है, और रेन से गुजरने के बाद वो शॉप्स की तरफ जाता है। शॉप्स में एंटर होता है, लेकिन वो शॉप से बाहर आ जाता है, प्राइसेस वगैरह पूछता है चीज़ों की, लेकिन कुछ बाय नहीं करता है वो। रात के 11 बज जाते हैं और शॉप्स जो होती हैं वो ऑफ हो रही होती हैं, तो वहां से ओल्ड मैन चला जाता है। वो दोबारा डी कॉफी हाउस पे चला जाता है।
डी कॉफ़ी हाउस पे चला जाता है। तो वहाँ पे भी लोगों का रश अब कम हो रहा होता है, इसलिए वहाँ से भी निकल जाता है। तो वो चला जाता है नेक्स्ट थिएटर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रश होता है, थिएटर की तरफ चला जाता है। और जब वो थिएटर की तरफ चला जाता है, वहाँ से भी लोगों का रश कम हो रहा होता है। वहाँ से होके वो बार की तरफ चला जाता है। बार में वहाँ पे काफ़ी लोगों का रश होता है। वह रश में वहाँ पे वो चलता रहता है, हमेशा वो रश में ही रहना पसंद करता है, क्राउड में रहना पसंद करता है ओल्ड मैन। तो वहाँ से वो वापस आ जाता है डी कॉफ़ी हाउस पे। डी कॉफ़ी हाउस पे जब वो दोबारा आ जाता है ना, तो काफ़ी हसल और बसल के बाद वो मूव करके आ जाता है थ्रू आउट द डे उसी अपनी डी कॉफ़ी हाउस जगह पे। At last, in the evening of second day, the narrator surrendered and left the useless chase. नरेटर जो होता है हमेशा उसका थ्रू आउट द प्लेस पीछा कर रहा होता है। अगर वो फोक वाली जगह पे गया, रेन वाली जगह पे गया, शॉप्स में गया, रिवर वाली जगह पे गया, थिएटर वाली जगह पे गया, जिधर जिधर वो गया नरेटर उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन जब दूसरा दिन भी गुजर जाता है और दूसरे दिन की शाम हो जाती है, तो नरेटर जो है वो सरेंडर कर देता है कि बेकार है इस ओल्ड मैन का पीछा करना। डिसाइडिंग दैट द ओल्ड मैन वॉज द मैन ऑफ क्राउड, he was like a book that did not permit itself to be read. He was better left alone, unchased and unfollowed, so he stopped chasing him. नरेटर जो होता है वो उसका पीछा करना बंद कर देता है, और वो यहाँ पे रेफरेंस देता है कि जो ओल्ड मैन जो है एक जर्मन बुक की तरह, जो कि खुद परमिशन नहीं देती है कि उसे पढ़ा जा सके। नरेटर कहता है थक हार के कि इसका पीछा करना बेकार है। तो स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। और नरेटर कहता है कि द ओल्ड मैन इज द टाइप एंड जीनियस ऑफ डीप क्राइम, ही रिफ्यूजेस टू बी अलोन, ही इज द मैन ऑफ क्राउड, इट विल बी इन वेन टू फॉलो, फॉर आई शैल लर्न नो मोर ऑफ हिम नोर ऑफ हिज डीड्स। मैंने उसको पीछा किया है, लेकिन मुझे कुछ भी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ नहीं पता चला, तो ये फायदेमंद होगा कि इसे छोड़ दिया जाए इसका बिना पीछा किए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने लाइफ के बारे में, रियल सेल्फ के बारे में नहीं चाहते कोई और जाने, वो हमेशा अपने रियल सेल्फ को छुपा के रखते हैं। तो स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है इसी के साथ। नेक्स्ट जो इसमें थीम्स डिस्कस करते हैं इसकी थीम्स को। इसके दो थीम्स हैं। फर्स्ट थीम इसमें आ जाता है क्यूरियोसिटी। नरेटर जो होता है उसको क्यूरियोसिटी होती है जो कि उसे मजबूर करती है ओल्ड मैन का पीछा करने पे। नरेटर थ्रू आउट द स्टोरी ओल्ड मैन का पीछा करता है, क्योंकि नरेटर जो होता है उसे ये होता है, वो जानना चाहता है कि आखिर ये ओल्ड मैन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और ये उसने डायमंड और डैगर पहना हुआ, क्यों, उसकी गुड और बैड साइड जो है आखिर वो जानना चाहता है ओल्ड मैन क्या करता है, और इसकी आखिर वो गुड है या कोई बैड है करेक्टर है, या फिर वो क्या कोई क्राइम तो नहीं करने जा रहा, आखिर वो क्या कर रहा है ओल्ड मैन। तो नरेटर थ्रू आउट द स्टोरी उसका पीछा करता है, लेकिन वो एट लीस्ट सरेंडर कर जाता है, थक जाता है कि ओल्ड मैन जो है मैन ऑफ द क्राउड है, हमेशा ये क्राउड में रहना पसंद करता है, तो ये बेकार है इसका पीछा करना। नेक्स्ट थीम जो है वो लोनलीनेस है। लोनलीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है जो इस शॉर्ट स्टोरी में डिस्कस किया गया है। थ्रू आउट द स्टोरी जो ओल्ड मैन करेक्टर होता है वो हमेशा क्राउड में रहना पसंद करता है, वो लोनलीनेस से डरता है, वो आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं करता, हमेशा लोनलीनेस से डरता रहता है और क्राउड में रहता है, क्राउड में रहना पसंद करता है। तो यही इसके इम्पोर्टेंट थीम्स थे। इस शॉर्ट स्टोरी के जो नोट्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोगों को वो नोट्स चाहिए तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।